तो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज अपन फाइनली क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर्स खत्म कर रहे हैं जो बचे हुए हैं। सिंपल देखो, पेज नंबर 36 पर आ जाना किताब पर आपकी, और उसके पहले के जो क्वेश्चन है पार्ट के बीच में भी वो अपन पहले ही कर चुके हैं, तो उनकी बात नहीं करेंगे अभी, सीधा यहाँ से बात कर रहे हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, आंसर सामने। पहला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? CaOCl2 लिखा हुआ है, इसका प्रचलित नाम क्या है? अपन क्या बोलते हैं इसको मार्केट में? अपन बोलते हैं इसको ब्लीचिंग पाउडर। बस लिख देना आंसर। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। याद है अभिक्रिया? याद है? क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाने की अभिक्रिया में कौन होता था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसकी जब अभिक्रिया हम कराते हैं क्लोरीन से, कल के लेक्चर में देखा है अपन ने, तो हमें क्या मिलता है? ये हो जाएगा हमारा किसका आंसर? सेकंड का आंसर हो जाएगा। तो हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और पानी। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और पानी बैलेंस है अभिक्रिया, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत भी नहीं है हमें। फिर उसके बाद हमें दे रखा है यहाँ पर, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? ये मैंने कल आपको स्पेशली मेंशन करके बताया था। कठोर जल को मृदु करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं धोने का सोडा। धोने का सोडा या बोले तो सोडियम कार्बोनेट, और अगर पूरा नाम बोले तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। फिर उसके बाद है हमारे पास में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिख के दिखाओ। बहुत सिंपल है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात हो रही है यहाँ पर, और ये क्या है? हमारा खाने का सोडा है। और खाने का सोडा अगर बोले तो इसका नाम है हमारे पास में सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं अपन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। इसको गर्म करना है, क्या क्या मिलेगा बोलो? तो एक तो हमें मिलता है यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि एक अपने को कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, और इस गैस का उपयोग करते हैं अपन, कहाँ पर उपयोग करते हैं याद करो? इस गैस का उपयोग करते हैं हम लोग, ये भी भाप बन के उड़ जाएगा क्योंकि गर्म कर रहे हैं इसको, खमीर उठाने में इस गैस का उपयोग करते हैं, केक बनाने में, डबल रोटी बनाने में, पाव रोटी बनाने में। डबल रोटी पता नहीं कहाँ से याद आया था मेरे को। संतुलित करोगे इस इक्वेशन को तो देखो क्या लिखेंगे अपन, यहाँ सोडियम 2 है तो यहाँ 2 करो। हाइड्रोजन क्या है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पर 6 है, यहाँ पे 3 और 2 और ये 1, 5 है वैसे तो यहाँ पे। हाइड्रोजन को एक बार अगर अपन देख ले तो यहाँ 2 है, वहाँ भी 2 है। कार्बन को देख ले तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है कार्बन हमारा, एक एरा और एक एरा। ये कार्बन भी 2 है यहाँ पर हमारे। बस ऑक्सीजन की है बात, तो ऑक्सीजन यहाँ पर है हमारे 3, 2, 5 और 1, 6, और यहाँ पर भी तो 6 ही है ना, 6 ही तो है। 3, 2, 5 और 1, 6, सिंपल 6 ही है दोनों तरफ, संतुलित हो गई अभिक्रिया। फिर इसके बाद हमें क्वेश्चन दे रखा है, पांचवा क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखो। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया, देखो ये वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन इसमें मेरे को एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी है आपको, इसलिए बता रहा हूँ वापस से। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला था अपने पास में कैल्शियम सल्फेट, कितना होता है? आधा H2O, हेमीहाइड्रेट। इसका जब जल से आप अभिक्रिया कराते हो तो क्या लिखा हुआ मिलता है? 1 से ही 1/2 H2O से अभिक्रिया होती है, और हमें मिल जाता है कैल्शियम सल्फेट 2H2O, और ये क्या हमारा? जिप्सम। यहाँ पे एक छोटी सी बात है कि आपको इसकी जगह हो सकता है कहीं पर 3/2 लिखा हुआ मिले, तो आप कंफ्यूज मत होना। एक ही तो बात है ना, 1.5 लिखो या 3/2 लिखो, एक ही बात है, 1.5 ही तो है, तो टेंशन मत लेना उसका बिल्कुल भी। फिर उसके बाद हम आ रहे हैं अभ्यास प्रश्न पे। हमारे जो पाठ्य पुस्तक के NCERT के जो अभ्यास दे रखे होते हैं ना पीछे, वो वाले क्वेश्चंस। तो अभ्यास क्वेश्चन देखो ध्यान से। पहला है, कोई विलेन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो लाल को नीला कौन करता है? क्षार करता है, बेस करता है। अम्ल नीले को लाल करता है, याद रखना, बेस करता है। तो इसका pH कितना होगा? अपने को 4 चीजें दे रखी है। pH क्या क्या दे रखा है? 1 दे रखा है, 4 दे रखा है, 5 दे रखा है और 10 दे रखा है। तो आप अगर थोड़ा सा भी लॉजिक लगाओ तो क्षार का जो pH होगा वो 7 से ज्यादा होगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10, D। सिंपल सी बात है ना, क्योंकि क्षार ही लाल को नीला करता है, ये याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन हमें कह रहा है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखो। कोई विलेन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। अंडे का कवच क्या करे? इसका ये बोलने का क्या मतलब है अंडे का कवच? तो ये अंडे का कवच बोलने का मतलब ये है कि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है।
ये जो कड़क ऐसे जो शेल बने हुए होते हैं ना, जो सीप होती है, जो शंख अपन वो लाते हैं समुद्र में से, ये जो जानवरों के ना, जानवर कहना चाहिए या जो भी एनिमल्स के एक्सोस्केलेटन है, बाह्य कंकाल है उनके शरीर के, तो इनमें जो मेन चीज है ना वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट है उस अंडे के छिलके में, ये बात हो रही है। तो जो अंडे का छिलका है, कोई विलेन से अभिक्रिया करके क्या कर रहा है, ये एक गैस उत्पन्न कर रहा है, और वो जो गैस है वो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, ये बात क्लियर है। तो मतलब ये अंडे का छिलका है पिसा हुआ, इसको आपने किसी विलेन से अभिक्रिया कराई है, नहीं पता वो क्या है विलेन, लेकिन फिर उसके होने से एक गैस निकलती है जो कि चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो ये जो गैस है ये श्योर हो गया अपन की यार ये तो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। फिर इसने बोला है इस विलेन में क्या होगा, वो जो विलेन है ना, वो विलेन कौन सा होगा यार, ये सवाल है अपना। तो देखो समझो यहाँ पे इसका आंसर अपन बताएंगे कैसे समझना। अपन ने एक चीज पढ़ी अपनी किताब में, अपन ने पढ़ा था कि ना मेटल कार्बोनेट, याद है आपको, धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया हमने पढ़ी थी किससे, अम्ल से, और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की भी अभिक्रिया हमने किससे पढ़ी थी, अम्ल से। तो ये क्या है, धातु कार्बोनेट है कि नहीं है, कैल्शियम धातु है और एक कार्बोनेट है, और इसकी अभिक्रिया किससे हो सकती है, अम्ल से हो सकती है, एसिड से हो सकती है। तो हमें ऑप्शंस में क्या क्या दे रखा है, NaCl दे रखा है, दूसरा HCl दे रखा है, तीसरा LiCl दे रखा है, और चौथा KCl दे रखा है। तो ये अभिक्रिया दरअसल हमने वहां पे किताब में भी हमारी किससे पढ़ रखी है, HCl से पढ़ी थी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, और ये भी अपन ने कैसा लिया था, तनु लिया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब लिया था इसको, तो ये जो अभिक्रिया होती है इसमें एक तो क्या बनता है, लवण बनता है। तो यहाँ लवण कौन सा बनेगा, देखो कैल्शियम और क्लोरीन मिलकर के क्या बना देगा, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ये तो हो गया आपका लवण। फिर एक बन गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और एक और चीज क्या बनती है, वो बनता है अपना जल पानी, बात खत्म। ये यहाँ से पानी आ जाएगा हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन आ जाएगी, वो बन जाएगा। संतुलित करना है, कैसे करना है वो आप देख लेना अपने आप, बस मेरे हिसाब से तो शायद बस यहाँ पे 2 आएगा, और तो ये संतुलित ही है, बाकी देख लेना। फिर भी है ना, कुछ अगर मैं गड़बड़ कर देता हूँ तो छोटी मोटी आप सही कर लिया करो अपने आप से। अंडे का शेल लिखना इंपॉर्टेंट चीज थी यहाँ पे। फिर है थर्ड क्वेश्चन, कह रहा है हमें NaOH का 10 मिलीलीटर का विलेन HCl के 8 मिलीलीटर विलेन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। भाई पूरा बराबर करने के लिए क्या ले रहे हो आप, NaOH ले रहे हो 10 मिलीलीटर, 10 मिलीलीटर, और दूसरा जो है आपके पास में HCl लेना पड़ रहा है तब आपको 8 मिलीलीटर। अब क्वेश्चन ये कर रहा है कि यदि हम NaOH के उसी विलेन का 20 मिलीलीटर लें तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलेन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। बोल रहा है इसको हम बढ़ा के कितना लें, 20 मिलीलीटर लें, तो ये कितना होना चाहिए फिर। तो बहुत लॉजिकल है ना भाई, 10 मिलीलीटर के 8 मतलब 10 के लिए 8 चाहिए आपको, तो 10 और जुड़ गया तो 8 और चाहिएगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा हमारा 16 मिलीलीटर, और ये 16 मिलीलीटर है हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे। फिर उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 4 में कह रहा है अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ घुमाया फिराया नहीं है। अपच मतलब कि आपके पेट में एसिड ज्यादा बन रहा है आमाशय में, और उसका उपचार करना है आपको, गैस वैस हो रही है, तो एंटासिड का उपयोग करते हैं, और इसमें एंटासिड है अपना C पे लिखा हुआ है, बात खत्म। 5वां क्वेश्चन है निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। तो ये क्वेश्चन अपन करके देखेंगे बिल्कुल। मैं थोड़ा सा यहाँ से ये हटा देता हूँ। तो 5th क्वेश्चन में मैं देखो शब्द समीकरण नहीं लिखूंगा, इसने 2 चीजें बोली है हमें, है ना। पहले शब्द समीकरण, तो शब्द समीकरण बस वो नाम से लिखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिखोगे, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस का निशान लगाओगे फिर ऐसे, तो वो वाली मैं स्किप कर रहा हूँ, मैं सीधा ही मेन समीकरण लिख रहा हूँ। तो क्या है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तो H2SO4 कैसा लेना है, तनु मतलब एक्वस ले लिया अपन ने, यहाँ इसके पीछे अंदर डाइल्यूट लिख दो, तनु बोले तो तनु ही लिख दो या डाइल्यूट लिख दो, एक ही बात है, तो तनु लिख देते चलो, ठीक है। तनु अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, तो दानेदार जिंक मतलब जिंक क्या होगा आपका, ठोस होगा, सॉलिड होगा। क्या होगी अभिक्रिया आप सबको पता है यार, ZnSO4 बनेगा जिंक सल्फेट, ये क्या बनेगा आपका एक्वस मान लो इसको, और आपके पास क्या बनेगा यहाँ पर हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी, सबको पता है
कि धातु के साथ जब भी अभिक्रिया होगी तो ऐसा होगा, अम्ल की अभिक्रिया। बी में अपने को दे रखा है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, वो भी कैसा, तनु किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, मैग्नीशियम पट्टी के साथ में, सॉलिड के साथ, मैग्नीशियम रिबन की पट्टी मान लो, तो क्या बनेगा, MgCl2 बनेगा। और ये इसके बाद में अपने को क्या देखने को मिलेगा कि हाइड्रोजन गैस जो है वो अलग हो रही है। समीकरण को संतुलित करोगे, यहाँ 2 आ जाएगा, बस बात खत्म। ये लिखना चाहोगे तो ये गैस बन रही है, और इसके लिए अगर बोलें तो अपन इसको एक्वस कह सकते हैं। अब उसके बाद एक चीज फिर से मैं याद दिला रहा हूं कि शब्द समीकरण भी लिखनी है। एग्जाम में क्वेश्चन हो तो ध्यान देना, अगर वो बोलता है पहले शब्द समीकरण लिखो तो पहले शब्द समीकरण लिखना। शब्द समीकरण मतलब कैसे, यहां लिखोगे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्लस का निशान लगाओगे, लिखोगे मैग्नीशियम हिंदी में, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर हाइड्रोजन, ऐसे। तो वो है, वो नहीं लिख रहा हूं मैं। सी है हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल बोले तो H2SO4, और ये लेना है आपको कैसा, तनु। ये किससे अभिक्रिया कर रहा है आपके पास में, एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ में। एल्यूमिनियम का पाउडर है सॉलिड, उसके साथ अभिक्रिया कर रहा है। अब इसका फॉर्मूला बनता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो लवण बनेगा वो बनेगा Al2SO4 होल थ्राइस, प्लस हाइड्रोजन जो गैस है वो अलग हो जाएगी। समीकरण संतुलित करेंगे अपन यहाँ पे, तो देखो अगर सबसे पहले ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 4 × 12 ऑक्सीजन है। यहाँ पे कितने हैं, 4 है, तो यहाँ 3 आएगा, 3 × 4 = 12 हो जाएगा। फिर बाकियों को देखेंगे, सल्फर यहाँ कितने हैं, 3 है। सल्फर यहाँ कितने हैं, 3 है। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 6 हैं। यहाँ कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ 3 लगा दो, 6 हो जाएंगे। एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम यहाँ 2 है, यहाँ 1 ही है, तो 2 हो गए। अब ये संतुलित हो गई आपकी समीकरण। लेकिन आपके मन में यहाँ प्रश्न उठता होगा कि सर इतना कॉम्प्लिकेटेड कैसे बन रहा है इसका फॉर्मूला, थोड़ा मतलब कैसे बना दिया आपने। तो देखो बहुत सिंपल है, एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है। SO4 जो आयन है इसकी संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। तो नवीं कक्षा में हमने सीखा था कि इसकी संयोजकता इसके साथ लिखते हैं और इसकी संयोजकता इसके साथ लिखते हैं। तो सूत्र क्या बन जाएगा, Al2, Al के साथ 2 लिख दिया, और SO4 पूरे के साथ में डब्बा बना करके होल करके थ्राइस 3 लगा दिया बाहर। अब आप फिर से ये पूछ सकते हो कि सर ये संयोजकता कैसे आई भाई, ये 3 और ये 2 कहां से आया। तो ये भी कक्षा 9 का ही टॉपिक था। अभी मैं इसको नहीं ले सकता इस क्लास में, लेकिन जल्दी ही मैं इस पर भी वीडियोस वगैरह बनाने वाला हूं, तो आप उस वक्त देख लेना इसको। डी है हमारे पास में, क्या है देखो, डी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोह के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, तनु लोह के रेतन के साथ में। लोह का रेतन बोले तो Fe, आयरन की बात हो रही है, कैसा, सॉलिड, चूरा है रेतन, ऐसे समझ लो। तो यहां भी बहुत सिंपल है, FeCl2 बनता है हमारे पास में, और उसके अलावा हमें क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस जो है मिलेगी। और संतुलित कर लो समीकरण को, HCl और वो 2 है तो यहाँ 2 लग जाएगा। बस थोड़ी जगह चाहिए, अब इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। वैसे अब मैं आपको ज़्यादा कुछ लिखवाने नहीं वाला हूँ, मैं बस केवल बोल करके बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो लिख दूंगा यहाँ पर। और सारे क्वेश्चंस जो अभी अपन पढ़ रहे हैं ना, लगभग सारे अपन कर चुके हैं। कुछ खास बात होगी तो मैं आपको बता दूंगा, और मैं क्लासेस में आपको बता ही चुका हूँ कि एग्जाम में आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मतलब यूजुअली कैसे पूछे जाते हैं। तो कोई टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। देखो तो अब है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7, जो कि कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 करना है पहले। अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होती है, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है, एक क्रियाकलाप द्वारा इसे साबित कीजिए। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, क्योंकि एग्जाम में क्रियाकलाप करके उसको साबित थोड़ी कर सकते हो आप। लेकिन हाँ, अगर मान लो कहता है कि ऐसे एक क्रियाकलाप का चित्र सहित वर्णन कीजिए, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। उसके लिए अपन ने क्या किया था, एक कांच का ऐसे कोई पात्र ले लेंगे, फिर उसमें अपन ने नीचे क्या किया था, कुछ कॉर्क वगैरह फिट करके उस पर हमने कीलें लगाई थी ऊपर, याद है। मतलब हमने किया नहीं था, मैंने आपको समझाया था। फिर उसमें आप हर बार अलग अलग सॉल्यूशन भरोगे, विलेन भरोगे,
एक बार आप जैसे किस किस का बोल रहा है, देखो ये हमें कह रहा है एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी। तो एक बार आप इसमें एल्कोहल डालोगे, एक बार आप इसमें ग्लूकोज डालोगे, एक बार आप इसमें जो है HCl का डाइल्यूटेड सॉल्यूशन डालोगे, या ऐसा ऐसा करके दो तीन चीज़ें जब डालोगे और यहाँ पे क्या करोगे, इसको फिर आप एक सर्किट से जोड़ दोगे और उस सर्किट में मान लो एक बल्ब जोड़ देंगे अपन। तो जब बल्ब जलेगा तो हम कहेंगे कि भैया जो है हमारा विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। जब नहीं जलेगा बोलेंगे नहीं हो रही है। तो ये बस एक्सपेरिमेंट है, ये पूरा लिखना है शब्दों में कि हम एक ऐसा बीकर लेंगे, फिर उसमें हम लोग एक बार ग्लूकोज का घोल डालेंगे, अंदर उसमें कॉर्क लगाएंगे, फिर उसमें दो मान लो हम इलेक्ट्रोड बना देंगे या कील लगा देंगे, सिंपल सी बात है। तो ये पूरा प्रोसेस अपन को लिख के बताना है, सिंपल है। 7वां क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है आसवित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है। देखो समझो, आसवित जल जो है ना, या आसूत जल बोलते हैं इसको, या डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं इसको, इसका जो पीएच होता है हमारे पास में वो कितना होता है 7। क्या पीएच जो होता है लगभग उदासीन होता है इसका। तो इसीलिए ये, क्योंकि आयन नहीं है इसके पास में, ना धनायन है ना ऋणायन है, तो ये जो है विद्युत धारा का चालन नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ एक बात आप हमेशा याद रखना, कोई सा भी पानी विद्युत धारा का चालन कर सकता है अगर पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा हो। तो पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो विभवांतर, अगर इसको भी अगर आप 10,000 वोल्ट लगा दो ना, तो ये भी टूट जाएगा H+ में और OS- में, और ये विद्युत धारा का साधन करने लग जाएगा। वो बात और है कि इतना ज्यादा विभवांतर हम नहीं ला सकते ना अपने घर पे, तो यूजुअली हम बोलते हैं कि ये नहीं करता विद्युत धारा का चालन। फिर कह रहा है कि जबकि जो वर्षा जल है ना, इसके मुकाबले अगर हम बात करें, वर्षा जल जो है वो तो करता है यार विद्युत धारा का चालन। तो देखो समझो, वर्षा का जल जो है ना उसमें बहुत कुछ मिला हुआ है, वो प्योर नहीं है। अब जैसे कि इसमें मान लो एक कार्बोनिक अम्ल होता है। अब कार्बोनिक अम्ल कैसे आया वो सुनो। कार्बोनिक अम्ल बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना, वो उस पानी से जुड़ करके ऐसे HCO3 माइनस करके आयन बना देती है, और फिर वो एक अम्ल का रूप ले लेता है कार्बोनिक आयन। फिर इसके अलावा उसमें सल्फर के ऑक्साइड्स हो सकते हैं, नाइट्रोजन का कोई कंपाउंड जुड़ा हुआ हो सकता है, फिर उनका खुद का कोई ना कोई स्वभाव होता है। जैसे सल्फर ऑक्साइड मैंने आपको बताया था कि क्या होगा, क्योंकि वो अधातु ऑक्साइड है तो वो अम्लीय प्रकृति की होती है। तो अपन बोलते हैं ना एसिड रेन हो रही है, एसिड रेन है ना, लास्ट के चैप्टर्स में पढ़ना भी अपने को। तो मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूं, आपको ये लिखना है कि वर्षा जल में अन्य कई जो है कंपाउंड मौजूद होते हैं, यौगिक मौजूद होते हैं, जो कि उसमें, और वो यौगिक भी कैसे आपको बोलना चाहिए, आयनिक यौगिक, आयनिक कॉम्पाउंड उसमें मौजूद होते हैं, जो कि क्या होते हैं, जैसे ही विद्युत धारा उनमें से प्रवाहित कराई जाती है तो आयनों का आयन देते हैं उस विलयन में। जैसे नमक है तो Na+ अलग हो जाता है, Cl- अलग हो जाता है। तो इसमें भी जो आयनिक यौगिक हैं वो टूट करके आयन का निर्माण करते हैं जलीय विलयन में, और वो फिर उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, सिंपल सी बात है। फिर इसके बाद है 8th क्वेश्चन हमारे पास में, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता। तो कह रहे हैं कि भैया जल की अनुपस्थिति में जो अम्ल है ना वो आयन नहीं देता, अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों होता है, H+ आयन के कारण होता है। और अगर पानी नहीं होगा तो H+ भी नहीं होगा, इसलिए उस अम्ल का जो व्यवहार है वो अम्लीय नहीं होगा, सिंपल। फिर हमसे पूछा है 5 विलयनों ABCD व E की जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो पीएच के मान क्रमशः 4, 1, 11 व 7 और 9 मिलते हैं। तो कौन सा विलयन उदासीन होगा, तो 7 वाला उदासीन होगा, ये पता सबको ही पता है। प्रबल क्षार कौन सा होगा, 10 से ज्यादा वाला, 11 जो है वो प्रबल क्षार होगा। प्रबल अम्ल कौन होगा, जो सबसे कम है, तो 1 है इसमें सबसे कम पीएच, वो प्रबल अम्ल हो जाएगा। दुर्बल अम्ल कौन होगा, जो 7 से कम है, 7 से कम 4 है यहाँ पे, वो हो जाएगा। दुर्बल क्षार कौन सा होगा, तो 9 हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, बच्चों वाला क्वेश्चन है। पीएच के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में लिख सकते हो, आप कर सकते हो। आरोही क्रम देखो बस ये कह रहा है पीएच के मान के बढ़ते हुए क्रम में, मतलब लास्ट में सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ये वाला चीज मैं आपको बताता हूँ, बस यहाँ पे लिखने में ही बस आप गलती ना करो। देखो क्या बोल रहा है, पीएच के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में। तो सबसे कम हाइड्रोजन आयन किसमें, मतलब किसमें होंगे, सबसे इसमें 13 वाले में, सॉरी 13 दिया था कि इसमें 11 दिया था, 11
11 11 11 pH वाला। फिर इससे ज़्यादा हाइड्रोजन किस में होंगे, इससे ज़्यादा होंगे हमारे पास में 9 वाले में, फिर उससे ज़्यादा होंगे 7 वाले में, फिर उससे ज़्यादा हमारे पास में हाइड्रोजन आयन होंगे 4 वाले में, और सबसे ज़्यादा होंगे 1 वाले में। ऐसे लिख सकते हो। फिर इसके ABCD करके नाम दे रखे हैं, तो वो नाम भी लिख सकते हो यहाँ पे। परख नली ए व बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। परख नली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा परख नली बी में एसिटिक अम्ल डालिए। तो ये देख लो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें। 10th क्वेश्चन, दो परख नली कह रहा है ले लो, दोनों में ही आप क्या ले लो, मैग्नीशियम की पट्टी ले लो। सेम सब कुछ लेना है आपको। ये मैग्नीशियम है और यहाँ पे भी ये भी क्या है, मैग्नीशियम की पट्टी है। ठीक है। अब कह रहा है एक में तो आपने क्या डाला है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, और एक में आपने क्या डाला है, CH3COOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल जिसको बोल रहे हैं हम लोग। तो कह रहा है दोनों अम्लों की मात्रा तथा सांद्रता समान है। ठीक है, अम्लों की जो मात्रा है दोनों में समान है। ठीक है। किस परख नली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी तथा क्यों? तो देखना समझना, ये है क्या, धातु की अम्ल से अभिक्रिया है, धातु की अम्ल से अभिक्रिया है। तो धातु की जब अम्ल से अभिक्रिया होती है तो कौन सी गैस बाहर निकलती है, हम सबको पता है हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो हम बोलेंगे कि भाई जो बुदबुदाहट हो रही है वो तो किस कारण से हो रही है, हाइड्रोजन गैस के बाहर निकलने के कारण हो रही है। लेकिन फिर ये पूछ रहा है किस परख नली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी और क्यों? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, मेरे को पता है आप सबका आंसर मेरे जैसा ही होगा। आप बोलोगे कि सर इसमें, तो बेटा लिखना भी पड़ेगा कि क्यों। तो आप बोलोगे कि HCl जो है वो एक प्रबल अम्ल है और एसिटिक अम्ल जो है एक दुर्बल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल जब मैग्नीशियम से अभिक्रिया करता है तो जल्दी जल्दी करता है ना, तीव्रता से करता है, और ज़्यादा हाइड्रोजन गैस का जो मान है वो ज़्यादा, जो हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकलती है, इसीलिए बुदबुदाहट ज़्यादा होती है। जबकि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है तो वो धीमी गति से क्रिया करता है, कम हाइड्रोजन गैस बनती है, इसलिए जो है बुदबुदाहट की आवाज़ कम आती है। बहुत सिंपल है ना मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 11, ताजे दूध के pH का मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके pH के मान में क्या परिवर्तन होगा? देखो दही क्या है, दही समझो क्या है। दूध में अगर मतलब दूध जब होता है, बड़ा होता है, तो उसमें लैक्टोबैसिलस हमारे होते हैं और वो क्या करते हैं, लैक्टिक अम्ल बनाते हैं। शैवाल होते हैं ये लैक्टिक अम्ल। ठीक है, तो ये जो लैक्टिक अम्ल है, एसिड है ना, नाम से ही दिख रहा है, तो उसका pH कम होगा कि ज्यादा होगा, तो उसका pH और कम होता जाएगा। तो इसने क्या बोला है, ताजे दूध के pH का मान 6 है, तो दही बन जाने पर pH के मान में क्या परिवर्तन होगा, तो pH का मान कम हो जाएगा लैक्टिक एसिड के कारण, लैक्टिक एसिड बनने के कारण। फिर है हमारे पास में 12, क्वेश्चन नंबर 12, एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। एक ग्वाला है गांव का, वो क्या कर रहा है, ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, लिख ही रखा है ना अपन ने यहाँ पे, ये रहा बेकिंग सोडा NaHCO3। और ये NaHCO3 है, ये कैसा है, प्रकृति में क्षारीय होता है, ये हमें याद रखनी है बात, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। तो ये थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। तो अब क्वेश्चन है, ताजे दूध के pH के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है? ताजे दूध का 6 है, वो उसमें क्षार मिला रहा है, थोड़ी प्रकृति क्षारीय कर रहा है, क्यों? ताकि जो लैक्टिक अम्ल बन रहा है वो थोड़ा धीरे बने, या जो दूध है सरल भाषा में हम लोग बोले तो फटे नहीं, दूध जल्दी नहीं फटे, दूध जल्दी से खराब नहीं हो ऐसा बोलो, या दूध जो है खट्टा ना हो जाए, या जो दूध है वो फट करके यूजलेस ना हो जाए ऐसे। क्वेश्चन नंबर बी है हमारे पास में, इस दूध को दही बनने में अधिक समय लगता है, क्यों? अब समझो, समझना, मतलब मान लो ये दूध है आपका, ताजा दूध गाय भैंस से निकाला है अभी आपने, इसका pH है 6। अब उसने क्या किया, उस व्यक्ति ने इसमें मिलाया थोड़ा सा क्या, क्षार मिलाया। क्षार कौन सा मिलाया उसने, NaHCO3, धोने का सोडा, खाने का सोडा, सॉरी धोने का सोडा नहीं, खाने का सोडा मिलाया उसने, 6 मिलाया। तो इसको मान लो, इसको उसने कर दिया 8 कर दिया, 8 नहीं, चलो 7.5 है, 8 चलो 8 मान लो एक एग्जाम्पल के लिए। फिर अब कह रहा है कि यार भैया इसको जब हम दही जमाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगता है, क्यों? भाई समझो, दही कहाँ जम रहा है, मान लो दही में जो लैक्टिक अम्ल है वो मान लो 5 पर है, ठीक है, दही कह देते हैं अपन इसको यहाँ पे। दही का जो pH है, ये सारे pH लिखे हुए हैं, दही का pH 5 है, दूध का 6 है, उसने जब वो क्षार मिला दिया तो 8 हो गया।
तो वैसे जब मान लो दही बनता तो 6 से 5 पर आता तो मान लो 2 घंटे में जम जाता गर्मी के दिनों में। लेकिन अब क्या है, क्योंकि 8 से 5 पर आ रहा है तो 6 से 5 पर 1 पर आने में अगर 2 घंटे लग रहे हैं तो ऐसे 7:30 से या 8 से आने पर मान लो हो सकता है 3.5-4 घंटे लग जाए, या 4 घंटे लिख दो चलो। तो देखो समझो होगा क्या कि पहले दूध का जो पीएच है वो कैसा होगा, उदासीन होगा, और फिर उसके बाद अम्लीय होगा, लैक्टिक एसिड की मात्रा तब ज्यादा बनेगी और तब जाके दही बनेगा, इसलिए फिर उसको दही बनने में ज्यादा समय लगता है। तो देखो सुनो, मतलब मेरा एक परम मित्र है, उसके आसपास में एक दूध वाले हैं, तो वो ना अजीब लोग हैं, उनके कोई खुद का कोई जानवर नहीं है, गाय भैंस नहीं है, लेकिन वो दूध का काम करते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो भी आसपास के लोग गाँव से इधर उधर दूध जो उनका रोज निकालते हैं अपने जानवरों से, जो ज़्यादा बच जाता है मतलब एक्स्ट्रा जो होता है, वो फिर उस दुकान वाले को बेच के आ जाते हैं। तो वो दुकान वाला क्या करता है, सारे दूध मिला देता है, गाय का भैंस का ये वो जो भी आया सब मिक्स कर देता है वो। फिर मिक्स करके अब वो क्या करता है, दूध फटे नहीं उसके लिए उसमें क्षार मिलाता है, और वो क्षार जो मिलाता है ना, वो धोने का सोडा, खाने का सोडा, और ये और वो सब मिलाता है उसमें। और ऐसा केवल वो व्यक्ति नहीं, ऐसा बहुत लोग करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, दिवाली के सीजन में या जो बाकी सीजन है जिस वक्त दूध की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है मिठाइयाँ बनाने के लिए, तो नकली दूध बनाते हैं, और नकली दूध इतना बेहतरीन तरीके से बनाते हैं कि कोई पहचान नहीं सकता कि वो नकली है, और उसमें जो दही भी जमता है मस्त एकदम। ठीक है, तो प्लीज देखो, आप समझो इस बात को कि हम जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, उसका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि अच्छे नागरिक एक बन जाए, हम ईमानदार बन जाएं, कि कल हमें अगर कोई 10 करोड़ रुपए देकर के भी खरीदने की बात करे तो हम बिके ना। समझ रहे हो क्या मेरी बातें? अगर मैं ये चीज आपको सिखा पाया तो मेरा जीवन सफल है। ये बात आप प्लीज अपने दिल में डालो। अगर मेरे से कुछ सीखना चाह रहे हो तो प्लीज आप ये चीज सीख करके जाओ इन क्लासेस से। ठीक है, जो भी काम करोगे दिल से करोगे, ईमानदारी से करोगे। तो देखो वो लोग ना फिर वहीं रह जाते हैं, क्योंकि अब मुझे पता चला कि वो ऐसा करते हैं और खुद शराब पी करके पड़े रहते हैं, फिर उसके बाद में दिन भर में भले ही वो अच्छा कमा भी लेते होंगे, लेकिन वो व्यर्थ इधर उधर गंवा देते हैं वो धन, वो रुपया, और उनका जीवन है जो वहीं स्थगित हो जाता है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो उसके बाद क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। आर्द्र रोधी बर्तन का मतलब हो गया, वो क्या बोलते हैं यार उसको, एयर प्रूफ बोल लो ना, या लीक प्रूफ बोल लो, ऐसा कुछ, कि भाई उसमें ना हवा नहीं आया अंदर, या आर्द्र मतलब नमी नहीं आए। नमी आएगी तो क्या होगा, वो पानी से अभिक्रिया कर लेगा और क्या बना देगा, जिप्सम बना देगा। मैंने समझाई थी आपको ये बात। तो इस, और फिर जब वो जिप्सम बन जाएगा तो फिर वो अपनी उपयोगिता खो देगा ना। किसी की हड्डी जोड़नी है तो आपको तो पहले पेरिस चाहिए ना, उसको भिगोगे फिर उसके ऊपर चारों तरफ लगाओगे। समझ में आ रही बात? लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं अपने को, कि उसको आर्द्ररोधी बर्तन में रखना चाहिए। इसलिए रखना चाहिए ताकि वो खराब ना हो जाए, यहाँ अभिक्रिया करके जल से वो जिप्सम न बना ले, और जिप्सम क्योंकि हार्ड है बहुत पदार्थ, फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा। फिर है प्रश्न हमारे पास में, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल का निर्माण होता है। कैसा लगा आपको? तो कोई सा भी एक अम्ल लो, एक क्षार लो, फिर एक अम्ल लो, एक क्षार लो, दोनों के बीच की अभिक्रिया करके लिख के दिखा दो, सिंपल। ये तो आप खुद ही कर लोगे, मुझे पता है। और लास्ट क्वेश्चन है, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2 प्रमुख उपयोग बताइए। कल कितने पढ़े थे अपन ने, 3-3 4-4 तो पढ़े थे ना, धोने के सोडा के, और दूसरा कौन सा है इसका, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बोल देना यार, पकौड़े बनाने के काम में लेते हैं हम लोग हमारे घर में, आपको क्या है यार ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हो। फिर उसके बाद बता देना कि अच्छा ठीक है, बेकिंग सोडा का उपयोग हम लोग बेकिंग पाउडर बनाने में भी करते हैं। फिर आपको बोलेगा अच्छा धोने के सोडा के बताओ यार, तो बोले यार कपड़े धोते हैं यार, कैसे सवाल पूछते हो आप, धोने के सोडा से कपड़े ही तो धोएंगे और क्या करेंगे, है ना। धोने के सोडा से Na2CO3 से, और हम लोग क्या करते हैं, जल की स्थायी कठोरता को हटाते हैं। लेकिन अगर ये कह रहा है कि यार भैया आपके घर पे किस काम में लेते हो धोने के सोडा को, तो हम घर पे तो धुलाई के काम में लेते हैं, फिर बोल देना गाड़ी वाड़ी भी धो लेते हैं हम उसी से, ऐसे घोलते हैं पानी में और सब धो डालते हैं सब कुछ उसी से। ठीक है, बाकी जो उपयोग है वो लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन कभी ऐसा हो ना कि 2 अलग अलग उपयोग बताइए या 2 उपयोग बताइए, तो दोनों में ये मत लिख के आ जाना कि वैज्ञानिक प्रयोगशाला में उपयोग में लाते हैं और इसको जो है हम लोग उसमें शोध में, या जैसे मान लो आप कह रहे हो कि केमिकल इंडस्ट्री में काम में लाते हैं या उद्योगों में काम में लाते हैं।
ये तो आखिरी हथियार है अगर कहीं पर उत्तर को बड़ा करना हो। तो ऐसे नहीं कि यहाँ भी दोनों में सेम सेम लिख के आ जाओगे, इसको भी उद्योग में, इसको भी उद्योग में, इसको भी यहाँ पे, इसको भी यहाँ पे। ऐसी गलती मत करना। ऐसा जब क्वेश्चन है तो अलग अलग ही लिखना है। चलो ठीक है, तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं फिर आपसे। बाय बाय।